तो ठीक है दोस्तों, अभी आगे बढ़ते हैं विधि न्याय पे दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार अराइज हुए। ठीक है, तो पहली न्यूज हम छोड़ सकते हैं चाहे तो, दूसरी न्यूज पे आते हैं दोस्तों। जो न्यूज छोड़ रहे हैं दोस्तों उनको ध्यान रखना, क्योंकि छोड़ना पड़ेगा। दूसरी न्यूज क्या है कि लद्दाख जो है आधिकारिक भाषा विनिमय 2025 में क्या हो गया, शामिल हो गया, इसको मंजूरी प्रदान किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख को आधिकारिक भाषा विनिमय 2025 को मंजूरी प्रदान की है दोस्तों। इस विनिमय के द्वारा अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सभी या किसी भी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है। गॉट इट। तो यह है अंग्रेजी है, हिंदी है, उर्दू है, भोटी है और पुर्गी। तो लद्दाख क्या हो गया, आधिकारिक भाषा विनिमय 2025 को मंजूरी प्रदान करने वाला यूनियन टेरिटरी मिल गया दोस्तों। नेक्स्ट है, ये वाली न्यूज भी छोड़ सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, वायुयान वाली भी न्यूज आप छोड़ सकते हो, क्योंकि देखो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अब ये बैंक कार्य विधियाँ ये सब थोड़ा सा देख लो, कब 1934 49 अगर चाहो तो ये वाला डेटा कब क्या है, क्योंकि मैचिंग के लिए आ सकता है दोस्तों। अब बात करते हैं यहाँ मणिपुर में राष्ट्रपति शासन। मैं इसलिए बेस्ट करंट अफेयर दृष्टि का निकाल के ला रहा हूँ दोस्तों। मेरा दावा है कि यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, अगर इसमें से आता है तो। अगर क्वेश्चन बाहर से आते हैं तो फिर आप और हम कुछ कर ही नहीं सकते दोस्तों। ठीक है, फिर भी एक कॉन्फिडेंस तो बना रहेगा आपका। अब कहते हैं मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग गया। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। उन्होंने इस्तीफा देने के बाद आर्टिकल 356 कब लगता है दोस्तों, राष्ट्रपति शासन को जाहिर करता है आपका संविधान आर्टिकल 356 के तहत। और मणिपुर में दोस्तों 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो बीरेन सिंह के इस्तीफा देने के बाद वहाँ पर आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन को लागू कर दिया गया। तो 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। यह देश का ऐसा राज्य बन गया जहाँ अब तक सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि कौन सा देश ऐसा है, देश का कौन सा राज्य ऐसा है जहाँ पर अब तक सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। तो आपका क्या हो गया, मणिपुर। आपका मणिपुर हो गया दोस्तों। पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में वर्ष 1951 में। ये भी न्यूज बेहतर है कि पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, 1951 में पंजाब में। कब, पंजाब में राष्ट्रपति शासन पहली बार लगाया गया था दोस्तों। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट। ये भी इंपोर्टेंट है, राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन नियम दोस्तों। क्या है, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खीवंसर दोस्तों। उन्होंने धर्मांतरण यानी कि रिलीजन के विरुद्ध यह विधेयक विधानसभा में पेश किया है 3 फरवरी 2025 को। इस विधेयक में ये बात बोली गई है कि आप बलपूर्वक या धोखाधड़ी से या जबरदस्ती, तो विवाह के माध्यम से जबरदस्ती आप किसी को धर्म परिवर्तन यानी कि रिलीजन को चेंज करा रहे हो तो उसके खिलाफ सख्त प्रावधान किए जाएंगे दोस्तों। इस प्रावधान में अगर आप कानून को ब्रीच करते हो तो 1 से 5 साल तक की सजा है और न्यूनतम मिनिमम 15,000 रुपये का जुर्माना भी है दोस्तों। किसी नाबालिग महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी या एससी की किसी भी महिला के साथ संबंधित व्यक्ति के धर्म परिवर्तन के मामले में 2 से 10 वर्ष तक की सजा और 25,000 रुपये का प्रावधान है। तो ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया है जिसने विधि विरुद्ध धर्म संप्रवर्तन प्रतिषेध विधेयक पारित किया है। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया में ये भी इंपोर्टेंट न्यूज है, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध। ये होना भी चाहिए दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया द्वारा ये विधेयक पारित किया गया था, नवंबर 2024 की न्यूज है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उन पर सोशल मीडिया का उपयोग प्रोहिबिटेड कर दिया है। वो क्या है, प्रतिबंधित है दोस्तों। अब आते हैं कुछ वर्ष और दिवस पे दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं की बात करेंगे। जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें, 21 जून 2025 को मनाया जाता है। ठीक है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग यानी योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ इसका थीम था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून 2025 को, इसकी थीम थी सोलिडेरिटी विद रिफ्यूजीज दोस्तों। नेक्स्ट है इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3 वाला, ये वाला, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून 2025 को, इसकी थीम थी रीस्टोर द लैंड अनलॉक द अपॉर्चुनिटी दोस्तों। रीस्टोर द लैंड अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वैश्विक पवन दिवस भी देख लो, वैसे इंपोर्टेंट तो नहीं है लेकिन दूसरा तरीके से इंपोर्टेंट है। 15 जून 2025 को वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम थी पवन ऊर्जा
पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया दोस्तों। ठीक है, पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में सर्वश्रेष्ठ जो प्रदर्शन है उनकी बात करेंगे। क्या क्या है? कर्नाटक दोस्तों नंबर 1 पर बना हुआ है 1331.48 मेगावाट की पवन ऊर्जा क्षमता के साथ पहले स्थान पर है दोस्तों। ठीक है, वहीं दूसरे स्थान पर बात करें तो तमिलनाडु है 1136.37 मेगावाट। वहीं तीसरे स्थान पर बात करें तो गुजरात है दोस्तों। दीज आर 3 स्टेज, नंबर 1 3 गुजरात, नंबर 2 आपका तमिलनाडु, नंबर 1 पे कर्नाटक। कर्नाटक है 1331.4 मेगावाट के साथ पवन ऊर्जा क्षमता की बात कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे आपका तमिलनाडु है 1136.37। तीसरे नंबर पे आपका गुजरात दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह नेक्स्ट विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून 2025 को मनाया गया। रक्त दें, आशा दें तथा साथ मिलकर हम जीवन, गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइव्स दोस्तों। ठीक है, साथ मिलकर हम जीवन बचाते हैं, ये इसकी थीम थी दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व महासागर दिवस पे आ जाएंगे दोस्तों। विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? 8 जून 2025 को। इंपोर्टेंट है, इसका जो थीम था विषय था वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेनिंग अस, वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन अस दोस्तों। नेक्स्ट है आपका विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून 2025 को मनाया गया। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, इसका थीम था फूड सेफ्टी साइंस एंड एक्शन दोस्तों। फूड सेफ्टी साइंस एंड एक्शन इसका विषय था। विश्व पर्यावरण दिवस की बात करेंगे, इज इम्पोर्टेंट, 5 जून 2025 को मनाया गया दोस्तों। इसका थीम था प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं। क्या था? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। नेक्स्ट है विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई 2025 को मनाया गया। इसका मुख्य विषय था ब्राइट प्रोडक्ट डार्क इंटेंशंस दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस 29 मई 2025 को मनाया गया। इसकी थीम थी शांति स्थापना का भविष्य, द फ्यूचर ऑफ पीस कीपिंग। ये वो इंपोर्टेंट डेज बता रहे हैं दोस्तों जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं और आ सकते हैं। ये भी इंपोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई 2025 को मनाया गया। इसका थीम था प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, इनके हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों आयुर्वेद दिवस की। 13 मई 2025 को ये दिवस मनाया गया। आयुष मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। केंद्र सरकार ने बोला कि हम हर साल प्रतिवर्ष 23 सितंबर को इस दिवस को मनाने की घोषणा करते हैं। तो 23 मार्च 2025 को ये राजपत्र अधिसूचना में जारी किया गया और पहले धनतेरस के दिन, जो दिवाली से पहले आती है, ये दिन मनाया गया दोस्तों। कौन सा? आयुर्वेद दिवस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की बात करें, इज वेरी इंपॉर्टेंट, 11 मई 2025 को। और यंत्र नाम का इसका क्या था? थीम थी दोस्तों। क्या थी? यंत्र। यंत्र मैं लिख देता हूँ YANTRA, यंत्र इसकी थीम रही है। यंत्र का मतलब है नई प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और त्वरण को आगे बढ़ाने के लिए युगांतर। 2-3 बार आप इनको रिवीजन करेंगे तो ये आपके माइंड में सेटल डाउन हो जाएंगे। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई 2025 को मनाया गया। इसकी थीम थी यंत्रा। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की। 3 मई 2025 को मनाया गया। इसका मुख्य विषय था रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया। तो यह इसका थीम था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं विश्व प्रवासी दिवस की बात करें। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की दोस्तों 10 मई 2025 को मनाया गया। यह दिवस वर्ष में 2 बार, यानी मई और अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। ऐसे हालांकि जो दिवस हैं कम आते हैं, फिर भी एक बार याद रखिएगा। इनका विषय था साझा स्थान, पक्षी अनुकूल शहर और समुदाय बनाना दोस्तों। नेक्स्ट है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल 2025 को मनाया गया। इसका मुख्य विषय था IP एंड म्यूजिक, फील द बीट ऑफ IP दोस्तों। यह है नेक्स्ट विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल 2025 को मनाया जाता है। मलेरिया एंड्स विद अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन एंड री इग्नाइट दोस्तों, ये इसका थीम था। 25 अप्रैल 2025 को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। मलेरिया एंड्स विद अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन एंड री इग्नाइट दोस्तों। वहीं एक और इम्पोर्टेंट दिवस है विश्व पृथ्वी दिवस दोस्तों। इसकी बात कर रहे हैं हम 22 अप्रैल 2025 को। 22 अप्रैल 2025 को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। हमारी शक्ति हमारा ग्रह इसकी थीम थी दोस्तों। हमारी शक्ति हमारा ग्रह इसकी थीम थी। वहीं थोड़ा और इम्पोर्टेंट कर लेते हैं, ये बात करते हैं विश्व लिवर दिवस की। 19 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखना, क्योंकि लिवर से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो 19 अप्रैल को
लिवर दिवस मनाया जाता है, लिवर डे। भोजन ही औषधि है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और विश्व लिवर दिवस की बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे इस बार, भोजन ही औषधि है थीम थी दोस्तों। नेक्स्ट है विश्व विरासत दिवस, जो 18 अप्रैल 2025 को मनाया जाता है। आपदाओं और संघर्षों से खतरे में पड़ी विरासत, इकोमॉस की 60 वर्ष की कार्रवाइयों से तैयारी और सीख दोस्तों। नेक्स्ट है आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस, 7 अप्रैल 2025 को मनाया जाता है दोस्तों। हेल्दी बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर इसका थीम थी दोस्तों। हेल्दी बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर इसकी क्या थी, थीम था दोस्तों। नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों, क्या है, अब आते हैं विश्व क्षय रोग दिवस पे। टीबी दिवस 24 मार्च 2025 को मनाया जाता है। इसकी थीम थी हाँ हम क्षय रोग को खात्मा कर सकते हैं, प्रतिबद्धता, निवेश और परिणामी प्रयास। यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट एंड डिलीवर। ठीक है। नेक्स्ट था दोस्तों विश्व जल दिवस, जो 22 मार्च 2025 को मनाया जाता है। जल दिवस का थीम था ग्लेशियर संरक्षण, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस दोस्तों 21 मार्च 2025 को मनाया जाता है। वन और भोजन इसका थीम था। ये सारे इंपोर्टेंट हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च 2025 को, इसका विषय था स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें, 8 मार्च 2025 को मनाया गया। इसका थीम था सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण। 7वां जन औषधि दिवस 7 मार्च 2025 को, इसका विषय था दाम कम दवाई उत्तम दोस्तों। ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या है दोस्तों, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च 2025 को मनाया जाता है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार और रिपीट करता हूँ, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च 2025 को मनाया जाता है। इसका विषय था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, वो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस था जो 11 अप्रैल को मनाया गया दोस्तों। 28 फरवरी 2025 को मनाया गया। विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना दोस्तों। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये भी देख सकते हो वित्तीय साक्षरता सप्ताह 24 से 28 फरवरी में मनाया जाता है। वित्तीय मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। ये मुख्य विषय था वित्तीय साक्षरता, महिलाओं की समृद्धि, इस तरह का ये थीम था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2025, 21 फरवरी 2025 को। लैंग्वेज मैटर्स, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। इसकी सिल्वर जुबली थी शायद इस बार, इसलिए ये इंपोर्टेंट हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को दोस्तों, लैंग्वेज मैटर्स। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विश्व कैंसर दिवस की बात करते हैं। ठीक है, अब इतना तो ध्यान रखिए। विश्व कैंसर दिवस मनाया गया दोस्तों 4 फरवरी 2025 को। यूनाइटेड बाई यूनिक इसकी थीम थी दोस्तों, यूनाइटेड बाई यूनिक। विश्व आर्द्र दिवस 2 फरवरी 2025 को, साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि का संरक्षण। नेक्स्ट था अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी 2025 को। AI एंड एजुकेशन, प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन ए वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन दोस्तों। नेक्स्ट था राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर 2024 को मनाया गया। वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच, ये इसका विषय था दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, देखते हैं एक बार। 11 दिसंबर 2024 को मनाया गया। इसका विषय था एक सतत भविष्य के लिए पर्वतीय समाधान, नवाचार, अनुकूल और युवा दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं आप विश्व शौचालय दिवस की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। 19 नवंबर 2024 को मनाया गया। टॉयलेट्स ए प्लेस फॉर पीस इसकी थीम थी। नेक्स्ट है आपका 9वां आयुर्वेद दिवस 29 अक्टूबर 2024 को। 9वां आयुर्वेद दिवस 2024 29 अक्टूबर को, वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार दोस्तों। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है। विश्व खाद्य दिवस जिसकी हम हमेशा बात करते हैं, क्या है 16 अक्टूबर 2024 को दोस्तों विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। बेहतर जीवन और भविष्य के लिए भोजन का अधिकार इसका थीम था दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर 2024 को। कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य इसका विषय था, इसका थीम था। विश्व शिक्षक दिवस की बात कर रहे हैं 5 अक्टूबर 2024। वैल्यूम टीचर वॉइसेस टुवार्ड्स ए न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर एजुकेशन दोस्तों। अंतरिक्ष में काफ़ी एक्टिविटी हुई है, इस पर भी एक बार देख लेते हैं। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2024 कब मनाया गया, सप्ताह की बात हो रही है। 4 से 10 अक्टूबर 2024 अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन इसका विषय था दोस्तों।
ठीक है, ये कहीं आया हुआ है किसी एग्जाम में, विश्व हृदय दिवस की बात करता है। 29 सितंबर 2024 को मनाएगा, ये किसी एग्जाम में आया है, 29 सितंबर को मनाया जाता है विश्व हृदय दिवस। यूज हार्ट फॉर एक्शन दोस्तों। वहीं विश्व रेबीज दिवस, ये 28 सितंबर 2024 को। ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज दोस्तों, ये भी विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2024 को। पर्यटन और शांति इसका मुख्य विषय था, ये आया हुआ है क्वेश्चन। विश्व समुद्री दिवस 26 सितंबर 2024, नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट दोस्तों। वहीं अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर 2024 को, शांति की संस्कृति का विकास, शांति की संस्कृति का विकास यानी कल्टिवेटिंग ए कल्चर ऑफ पीस दोस्तों। नेक्स्ट है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 10 सितंबर 2024, रोगी सुरक्षा के लिए निदान में सुधार, इम्प्रूविंग डायग्नोसिस फॉर पेशेंट सेफ्टी, इसका स्लोगन था इस बार गेट इट राइट मेक इट सेफ, गेट इट राइट मेक इट सेफ, ये विश्व रोगी सुरक्षा दिवस का स्लोगन था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन या टॉपिक जो भी व्हाटएवर। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी कि इसे बोलते हैं विश्व ओजोन दिवस दोस्तों। ठीक है, क्या था, 16 सितंबर 2024 को मनाया गया और मनाया जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन दोस्तों। क्या था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर 2024 को, बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता दोस्तों। ठीक है, ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट मैंने बता दिया। इसमें देखो जो मैंने साइन कर रखा है, जो मतलब मैंने मार्क किया हुआ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों सारे। जैसे राष्ट्र डेंगू दिवस 16 मई को, राष्ट्र पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को हो गया। ठीक है, और विश्व होम्योपैथी दिवस, लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल, होम्योपैथी दिवस हो गया आपका 10 अप्रैल को, ग्लेशियर दिवस 21 मार्च, अर्थ आवर डे 2025 में 22 मार्च को। ठीक है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को, रिवीजन भी कर रहा हूँ मल्टीपल टाइम्स, बहुत जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी, राष्ट्र महिला दिवस 13 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस 26 जनवरी, 49वां भारतीय तटरक्षक बल दिवस 1 फरवरी को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, लोकपाल दिवस 16 जनवरी, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी 2025 को। ठीक है, आगे आ जाते हैं। राष्ट्र पक्षी दिवस 5 जनवरी है, ब्रेल दिवस 4 जनवरी को, वीर बाल दिवस मनाया जाता है आपका 26 दिसंबर, राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर, राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को, चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर है जैसे, संविधान दिवस 26 नवंबर को, राष्ट्र दुग्ध दिवस 26 नवंबर 2024 को। ठीक है, वर्ल्ड टेलीविजन देख सकते हो, निमोनिया दिवस देखो निमोनिया दिवस 12 नवंबर 2024 दोस्तों। विश्व पोलियो दिवस इज वेरी इंपॉर्टेंट 24 अक्टूबर, और संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, दोनों ये वाला संयुक्त राष्ट्र और विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 15 अक्टूबर 2024 को इंपोर्टेंट हो गया। 70वां वन्य जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर 2024। और देख लो 92वां वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर 2024, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2024 में 1 से 7 सितंबर 2024, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त 2024, विश्व शेर दिवस 10 अगस्त 2024। वहीं भाला फेंक दिवस और देखना दोस्तों एक बार 7 अगस्त को दोस्तों, 7 अगस्त 2024, क्योंकि 2023 में मनाया गया जब नीरज चोपड़ा ने वहाँ पर सिल्वर मेडल जीता था ओलंपिक में। हिरोशिमा 6 अगस्त को हो गया। अर्थ ओवरशूट डे 2024 1 अगस्त को। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस 1 अगस्त 2024 को दोस्तों। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को, इसको भी याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई हो गया। 25वां कारगिल हो गया 26 जुलाई को। आयकर दिवस 24 जुलाई को। राष्ट्रीय झंडा दिवस 22 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 20 जुलाई। शतरंज दिवस 20 जुलाई। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई 2024 को। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को और जीएसटी दिवस 1 जुलाई को। ये सब याद रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकों पे दोस्तों। पुस्तकों की बात करेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, जैसे ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर, ये जेसिंडा अर्डेन की, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया 500 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑन द सब कॉन्टिनेंट, आंद्रे ट्रुस्को की दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट होगी। मैन एट होम इमेजिनिंग लिबरेशन एंड कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल इंडिया, ये ज्ञानेंद्र पांडे के, याद रखना। और ये फिर उगना भी इंपॉर्टेंट है, पार्वती तिर्की जी की है दोस्तों। इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स एंड ट्रांसफॉर्म इंडिया, श्रीनाथ राघवन की है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मदर मैरी कम्स टू मी, ये है अरुंधति राय की, इंपॉर्टेंट। हाउ टू फॉरगेट, ये है मीरा गणपति की। दोनों बुक
इंपोर्टेंट बुक्स। ऑनेस्ट जॉन, ये भी याद रख लो एक बार यार। ऑनेस्ट जॉन, ए लाइफ ऑफ जॉन मथाई, बख्तियार के दादा भाई। टेलीकॉम वॉर्स की बात करें तो यह दीपाली गुप्ता की। टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री, ये इंपोर्टेंट है, यह टिम बिगमोर की दोस्तों। फियरलेस, यह है लॉरेन रॉबर्ट्स की। नेक्स्ट एक ये द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, यह शिखर धवन की इंपोर्टेंट बुक है। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये शिखर धवन की बुक है, थोड़ा इंपोर्टेंट हो जाती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ, ए वेरी अनयूजुअल मेमोयर, ये पूजा पुजारा, जो चेतेश्वर पुजारा हैं टेस्ट क्रिकेटर थे, उनकी वाइफ, उनकी कहानी है। ये भी इंपोर्टेंट है, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, बंडारू दत्तात्रेय दोस्तों, हरियाणा के गवर्नर रहे। रामानुज जर्नी ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन, रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन, ये अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा की बुक है। हार्ट लैम्प, जिसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, बानो मुश्ताक की बुक है दोस्तों, ठीक है। टेस्टेड, ये भी इंपोर्टेंट है, पैट कमिंस की बुक है। द अनडाइंग लाइट, ए पर्सनल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, गोपाल कृष्ण गांधी की बुक है, ठीक है। एक मिनट, आई होप आप समझ पा रहे हैं। बियॉन्ड द कोर्टरूम, ये फली एस नरीमन की है। मल्टी टैलेंटेड हनुमान, देख लेना, पंडित श्री धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी की है। सोर्स कोड माई बिगनिंग्स, बिल गेट्स की है। और दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी की। नौकर की कमीज, ये है विनोद कुमार शुक्ल की, जो छत्तीसगढ़ से हैं, इन्हें 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। द इंडिया आई सॉ एन ऑटोबायोग्राफी, ये एस अम्बुजमल की दोस्तों, इसको देख लेना एक बार। इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, श्रीनाथ राघवन की ऊपर बात कर चुके हैं। द फर्स्ट जेंटलमैन, यह बिल क्लिंटन एवं जेम्स पैटरसन की दोस्तों। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज, ये है नमता गोखले की। द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स, ये है अरुण शोरी, ठीक है। द ग्लास पैलेस अमिताभ घोष की है। ये वाइल्ड फिक्शन एसेज, ये अमिताभ घोष के, दोनों याद रखना। हाउ इंडिया स्केल माउंट G20, द इनसाइड स्टोरी, ये अमिताभ कांत के, इसको भी याद रखना। स्टम्प्ड जो है वो सैयद किरमानी जी के, इसको याद रखना। ब्रिंग इट ऑन, द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये दीपा मलिक के दोस्तों, ठीक है। सीताराम येचुरी जी की 3 बुक हैं, तीनों को याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके आने के चांस पूरे पूरे हैं। व्हाट इज दिस, हिंदू राष्ट्र, सीताराम येचुरी। द फाइट फॉर द रिपब्लिक, सीताराम येचुरी। रिफ्लेक्शन ऑन कल्चर मीडिया साइंस, ये सीताराम येचुरी की दोस्तों, तीनों बुक हैं, याद रखना। नेक्स्ट है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन परिचय, राकेश कुमार शर्मा। कौन देश को वासी वेणु की डायरी, सूरबाला है। हिंदी के लिए ना दोस्तों व्यास सम्मान मिला है, 34वां व्यास सम्मान, ठीक है, नहीं सरस्वती सम्मान मिला है। होप द ऑटोबायोग्राफी, ये इंपोर्टेंट बुक है, उत्तराखंड पीसीएस में आई है, पोप फ्रांसिस की है, इसके अनुवादक हैं रिचर्ड डिक्सन। द सर्कल ऑफ लाइफ किसकी है, सुधा मूर्ति जी की, राज्यसभा मेंबर है सुधा मूर्ति, ठीक है। विटनेस, ये है साक्षी मलिक और जोनाथन सेल्वारज की। नेक्स्ट है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स फ्रॉम द स्टोन एज द एआई, ये है युवल नोआ हरारी की दोस्तों। ये द लिटिल बुक ऑफ रूमी, ये महेश दत्त शर्मा की है। सिटीजन माई लाइफ आफ्टर व्हाइट हाउस, ये बिल क्लिंटन की। नेहरूज इंडिया पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी की। द गांधीयन स्टेट्समैन ऑफ बिहार, नीतीश कुमार, अशोक चौधरी और शांभवी चौधरी की दोस्तों। मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ, रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी, ये तरुण चुक्की। पावर विद इन, द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, आर बाल सुब्रमण्यम। एड फाइंड से होम, ये है आलिया भट्ट की, ठीक। ये इंपोर्टेंट है, ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, ये अल्पना केलावाल के, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, ए वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स, ये है शशि थरूर की। द विनर्स माइंडसेट, ये सैन वॉटसन की है। द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी, गोडबाया राजपक्षे। द हंग्री टाइड, ये है अमिताभ घोष की। मकतूब, ये पाउलो कोयलो की दोस्तों। और ये एक समंदर मेरे अंदर है डॉक्टर संजीव कुमार जोशी की। एन अनकॉमन लव, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, यह चित्रा बनर्जी दिवाकर्णी की दोस्तों। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी है जनरल मनोज मुकुंदन नरवाणे की दोस्तों।
फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, यह डॉक्टर मनसुख मांडविया। सैदवा मुनव्वर राणा की है, ये इम्पोर्टेंट है। 11 रूल्स फॉर माई लाइफ, चेतन भगत दोस्तों। ब्रेकिंग ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, रघुराम राजन एवं रोहित लांबा। नए भारत का सामवेद ये नरेंद्र मोदी के जो भाषण है उनका संकलन है। जेब्रा एंड एक्सीडेंटल सुपर हीरो धुमा कुरैशी की। वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना। मोदी द चैलेंज ऑफ 2024 मिनाज मर्चेंट, द प्रॉफिट खलील जिब्रान की है दोस्तों। नाइफ है द मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्ट मर्डर, सलमान रश्दी की। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, विवेक रंजन अग्निहोत्री दोस्तों। मोदी का बनारस ये है अरविंद चतुर्वेदी की। नेक्स्ट है थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी, है टी एन सेशन की। तो ये थी आपकी इंपोर्टेंट बुक्स दोस्तों, और भी चाहो तो देख सकते हो, ये है, ये भी इंपोर्टेंट है, देख लो एक बार। स्मोक एंड एसेज अमिताभ बोस की है। विक्ट्री सिटी ये सलमान रश्दी की है। कम लेट्स रन ये किसकी, माननीय सुब्रमण्यम की। द लाइट वी कैरी, ओवरकमिंग एन अनसर्टेन टाइम्स ये है मिशेल ओबामा की। इसके इंपोर्टेंट है ये चांस है दोस्तों। ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, ये है विक्रम संपत की। तो ये सारी बुक्स थी, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए। ज़रूरी बात यही है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी बुक्स हैं, इनको 2-3 बार आप अपने दिमाग से रिवाइज करेंगे तो आपको सारी बुक्स का आइडिया हो जाएगा और आप अच्छे से एग्जाम में कर पाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों मिसलेनियस पे। पूरा लंबा वीडियो बना रहे हैं, जितने घंटे का बनेगा विविध पे बात करते हैं। मिसलेनियस में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों भारत की पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई? तो जून 2025 में बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने देश में पहली बार एंड्रॉयड आधारित मोबाइल ऐप के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है दोस्तों, ठीक है। तो पहली बार जो है नगर निगम और शहरी निकाय चुनाव से ये शुरुआत होगी। तो कहाँ पर? बिहार में दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है नई फास्टैग आधारित वार्षिक पास योजना क्या है? 18 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री गडकरी साहब ने 3,000 रुपये की नई फास्टैग आधारित वार्षिक पास योजना 15 अगस्त 2025 से लागू होगी दोस्तों। यह पास 1 वर्ष या अधिकतम 200 ट्रिप जो भी पहले हो के लिए मान्य होगा दोस्तों। 1 वर्ष या अधिकतम 200 ट्रिप, ठीक है। आगे बात करते हैं केंद्रीय स्वीकृत और निगरानी समिति की बात करें, इस पर खास ध्यान नहीं देंगे। अब आते हैं तीव्र गश्ती पोत अचल पे, जो इंपोर्टेंट न्यूज है उन्हीं पे बात करेंगे। 16 जून 2025 को आईसीजी मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जीएसएल द्वारा निर्मित किए जा रहे 8 पोत किए जा रहे हैं। जो जीएसएल 8 पोत कर रहा है, जो आईसीजी के लिए बना रहा है, कौन? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। उसका ये 5वां पोत है जो तीव्र गश्ती पोत है, जिसका नाम है अचल। कहाँ पे लॉन्च हुआ? गोवा में, याद रखना। कहाँ पे लॉन्च हुआ? गोवा में दोस्तों। नेक्स्ट है 2025 से 2035 तक उसकी अवधि के लिए जल विद्युत दशक मनाया गया है दोस्तों। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 से 2035 तक की अवधि के लिए जल विद्युत दशक यानी कि डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर घोषित किया दोस्तों। याद रखा जाए, किसने? अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं नेवा प्लेटफॉर्म की। 9 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन पांडुचेरी विधानसभा के लिए इसका उद्घाटन किया, नेवा प्लेटफॉर्म का। नेवा एक परिवर्तनकारी पहल है जो कागज रहित विधायी यानी कि जो लेजिस्लेटिव सिस्टम है, वो प्रणाली है, उसको सक्षम बनाती है दोस्तों, ठीक है। नेवा के लिए जो डॉक्टर एल मुरुगन है, उन्होंने पांडिचेरी विधानसभा के लिए इसका इनोवेशन किया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान कहाँ पर है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के बेंगुरला में निवती रॉक्स के पास सेवा मुक्त युद्धपोत आईएनएस गुलदार के आसपास भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान विकसित किया जाएगा दोस्तों। 10 जून 2025 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस परियोजना की शुरुआत की। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए 46.91 करोड़ रुपए मंजूर किए दोस्तों, ठीक है। तो कहाँ पर? महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में दोस्तों। कहाँ पर? आईएनएस गुलदार का। ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य की बात करें तो 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उसी के अवसर पर तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोडी यानी कि रामनाथपुरम जिले में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य को अधिसूचित किया। तो ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य कहाँ पर है?
धनुषकोडी रामनाथपुरम जिले में, कहाँ पर, तमिलनाडु में दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं उम्मीद पोर्टल की। 6 जून 2025 को केंद्र सरकार ने देश भर में वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए उसके उद्देश्य को लेकर उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया। ये एक पोर्टल है, उम्मीद का पूरा नाम है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व। तेलंगाना सरकार ने आदेश जारी करते हुए राज्य के कवाल टाइगर रिजर्व को महाराष्ट्र के तांडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से जोड़ने वाले टाइगर कॉरिडोर क्षेत्र, इसका नाम है कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व, घोषित किया दोस्तों। तो ये तेलंगाना को महाराष्ट्र के तांडोबी अंधारी से जोड़ता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करें क्या है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो 3 जून 2025 को 5 देश दोस्तों, कौन कौन सी, लाटविया, बहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। फिर से लाटविया, बहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2027 तक 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी के नए अस्थायी सदस्य चुने गए दोस्तों। याद रखना, लाटविया, बहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया, लोकतांत्रिक गणराज्य, क्वेश्चन आने के भरपूर चांस है। लाटविया पहली बार सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है दोस्तों। भारत जैन क्या है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत जैन नामक भारत के अपने पहला स्वदेशी रूप से विकसित और सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसे बोलते हैं एलएलएम का शुभारंभ किया। तो भारत जैन क्या है, एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है दोस्तों। ठीक है, अब ध्रुवा की बात कर लेते हैं। व्हाट इज ध्रुवा। ठीक है, ध्रुवा जो है दोस्तों डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस नीति है। यह ध्रुवा मई 2025 में डाक विभाग द्वारा इस नीति के दस्तावेज का विमोचन किया गया। देश में एक मानकीकृत जियो कोडेड प्रणाली स्थापित करना जिससे सार्वजनिक एवं निजी सेवाओं के डिलीवरी में सुधार हो सका। इसलिए ध्रुवा एक डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस पॉलिसी है दोस्तों। ठीक है, भारत की पहली जीन संपादित भेड़। मई 2025 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार कश्मीर के शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने भारत की पहली जीन संपादित भेड़ को सफलतापूर्वक तैयार किया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं चागोस द्वीप समूह समझौता। 22 मई 2025 को ब्रिटिश सरकार ने चागोस द्वीप समूह पर जो संप्रभुता है वो मॉरिशस को हस्तांतरित करने के समझौते के अंतिम रूप देते हुए संसद में प्रस्तुत कर दिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर ने जो भी है मॉरिशस के साथ ऐतिहासिक समझौता किया। ठीक है, इस समझौते के तहत चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को दी जाएगी, लेकिन डिएगो गार्सिया द्वीप पर यूके और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अड्डा है जो अगले 99 वर्ष तक लीज पर यथावत रहेगा दोस्तों। गोल्डन डोम की बात कर लेते हैं। ये मिसाइल रक्षा कवच है गोल्डन डोम दोस्तों। 20 मई 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की योजना का अनावरण किया दोस्तों। एनडीबी की बात करें, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य 19 मई 2025 को अल्जीरिया आधिकारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बन गया। याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अल्जीरिया एनडीबी का। नेक्स्ट है भारत का ट्रोकोमा उन्मूलन के लिए WHO प्रमाण पत्र। 19 मई 2025 को भारत को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ हुई, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। वहीं पर भारत को ट्रोकोमा के उन्मूलन के लिए ट्रोकोमा फ्री प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। ट्रोकोमा दोस्तों एक खतरनाक आंखों की बीमारी है जो क्लाइमेडिया ट्रोकोमाटिस नामक जीवाणु, याद रखना ये बैक्टीरिया होता है जीवाणु, उसके संक्रमण के कारण होती है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं 16वीं शेर जनगणना लॉयन। 21 मई 2025 को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 16वीं शेर जनगणना की घोषणा की। 16वीं शेर जनगणना के हिसाब से गुजरात में वर्ष 2001 की तुलना में 2001 की 327 की तुलना में वर्तमान में 891 एशियाई शेर हैं। कितने, 891। ये आंकड़ा पूछा जा सकता है 2001 के कंपैरिजन में दोस्तों। ठीक है,
अब एआई न्यूज एंकर अंकिता की बात कर लेते हैं, क्या है ये। 14 मई 2025 को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम राज्य की पहली एआई न्यूज एंकर अंकिता स्टैंड्स फॉर आसाम्स न्यू एज नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंकर, उसको पेश किया दोस्तों। अब बात करते हैं EOS 09। 18 मई 2025 को आंध्र प्रदेश के सार यानी कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C61, याद रखना पोएम 4 को छोड़ा गया PSLV C60 से, और EOS 09 को छोड़ा गया PSLV C61 यानी C61 से। रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 09 का प्रक्षेपित किया गया। PSLV C61 रॉकेट में खराबी आने के कारण यह प्रक्षेपण विफल रहा दोस्तों। ये 18 मई की न्यूज है। नेक्स्ट, पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले देश की पहली विधानसभा। 12 मई 2025 को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, याद रखना, और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र कुमार गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा परिसर में 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी। क्या रखी? आधारशिला रखी। भारत का पहला 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर 13 मई 2025 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, ये रेल मंत्री हैं, नोएडा और बेंगलुरु में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन किया है। इससे पहले हम 9 नैनोमीटर और 6 नैनोमीटर बना रहे थे। ये दोनों अत्याधुनिक डिजाइन सुविधाएं रेनसॉस इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। किसने? रेनसॉस के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का पहला ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट शहर। मई 2025 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भारत के पहले ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट शहर जो क्रिएटर लैंड के शुभारंभ की घोषणा की दोस्तों। ये ट्रांसमीडिया शहर दोस्तों करीब 25,000 से ज़्यादा जॉब प्रोवाइड कराएगा दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बायोलंपी वैक्सीन की बात करते हैं। 14 मई 2025 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पशुओं में होने वाली लंपी स्किन डिजीज के लिए बायोलंपी वैक्सीन नामक नवीन पशु टीके को लॉन्च किया दोस्तों। इससे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR के सहयोग से भारतीय बायोटेक की सहायक कंपनी बायोवेट द्वारा विकसित किया जा रहा है। किसके द्वारा? जो भारत बायोटेक की सहायक कंपनी है बायोवेट, उसको ये बायो लंपी वैक्सीन विकसित कर रही है। यह विश्व का पहला दिवा यानी कि डिफ्रेंशिएटिंग इन्फेक्टेड फ्रॉम वैक्सीनेटेड एनिमल मार्कर टीका है दोस्तों। विश्व का पहला दोस्तों। भारत का पहला अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर की बात करें तो भारत का पहला अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य विकसित किया जा रहा है, MP और राजस्थान। नेक्स्ट बात करते हैं LSAM 24 यार्ड 134। भारतीय नौसेना में यह 10वां गोला बारूद सह टारपीडो सह मिसाइल बार्ज शामिल है दोस्तों। इसे शामिल करने के लिए समारोह नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में आयोजित किया गया दोस्तों। ठीक है। LSAM भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव, इसकी इंपोर्टेंट चर्चा हो रही है, देखते हैं। इस निर्माण के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी यानी कि RTGS के तत्वाधान में सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई 22 अप्रैल 2025 को, जो पृथ्वी दिवस होता है उस दिन। तो क्या मनाया जा रहा है? अमरावती में। भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल सर्बानंद सोनोवाल ने, जो मंत्री जी हैं, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल को क्रूज संचालन का औपचारिक शुभारंभ 21 अप्रैल 2025 से मुंबई से किया। अब IBCA की बात कर लेते हैं। क्या है ये IBCA? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, IBCA। भारत सरकार और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के मध्य नई दिल्ली में मुख्यालय हेतु समझौता किया गया। इस समझौते के तहत IBCA का मुख्यालय और सचिवालय भारत में स्थापित किया जाएगा दोस्तों। ठीक है। निसार उपग्रह मिशन की बात करते हैं। निसार उपग्रह मिशन क्या है? नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित यह अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ये क्या है? अर्थ का जो अवलोकन करने का उपग्रह है। जुलाई 2025 में इसको छोड़ा जाना है। निसार का पूर्ण रूप है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की विश्व की वर्ष 2024 की नवीनतम रैंकिंग में यह विश्व का 9वां
व्यस्तम यानी कि सबसे बिजी हवाई अड्डा घोषित किया गया है। हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहले स्थान पर। कौन सा है? हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहले स्थान पर है, जबकि दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दूसरे स्थान पर और डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तीसरे स्थान पर दोस्तों। ठीक है, तीनों के स्थान मैंने बता दिए। नेक्स्ट, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन जापान में वेस्ट जापान रेलवे कंपनी द्वारा बनाया गया। इस स्टेशन का नाम रखा गया हात्सुशिमा स्टेशन दोस्तों। ठीक है, भारत का पहला उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय एवं जलवायु अनुसंधान केंद्र दोस्तों। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा कश्मीर के उधमपुर जिले के चेन्नानी यानी कि नत्था टॉप में इस केंद्र का उद्घाटन किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में अग्रणी राज्य, तो ये बना राजस्थान दोस्तों। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के मामले में महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे पश्चिम बंगाल और चौथे पे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की रैंक है चौथी, जो 204 स्टेशनों पर लगा चुका है। पुलिस की भर्ती में अग्निवीरों की 20% आरक्षण, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नया पम्बन रेल पुल की बात करते हैं। ठीक है, मोदी जी द्वारा रामेश्वरम तमिलनाडु में इस पुल का उद्घाटन 6 अप्रैल 2025 को किया। यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है। ठीक है, तो ये पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है दोस्तों। इसकी लंबाई याद रखना 2.08 किलोमीटर है, 2.08 किलोमीटर लंबा यह पुल रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ता है। ये भी याद रखना, डेटा मिस मत करना क्योंकि कई बार बहुत कंफ्यूजिंग डेटा आने लगा है। तो नया पम्बन रेल पुल की लंबाई कितनी है? 2.08। ब्लाइंड साइड चिप की बात करूँ दोस्तों, क्या है ये? एलन मस्क की ब्रेन चिप स्टार्टअप कंपनी जिसका नाम है न्यूरालिंक, वो 2025 के अंत तक अपनी इस दृश्य कृत्रिम अंग डिवाइस को पहली बार किसी मानव में प्रत्यारोपित करने की घोषणा करती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक यानी एक्सपोर्टर बन गया है दोस्तों। कौन बना है? भारतीय चाय बोर्ड के हिसाब से वर्ष 2024 में रिकॉर्ड 255 मिलियन किलोग्राम चाय निर्यात के साथ हम श्रीलंका को पीछे छोड़कर विश्व के दूसरे सबसे बड़े चाय निर्यातक बन गए। पहला कौन सा है? केन्या। पहले नंबर पे है केन्या दोस्तों, नंबर 1 पे केन्या, नंबर 2 पे है आपका भारत और नंबर 3 पे है श्रीलंका दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य, ये बना केरल। डिजी वन फॉरेस्ट स्टैक ऐप राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा नवीनतम IT तकनीक के उपयोग से विकसित यह ऐप लॉन्च है। यह देश का पहला डिजी वन फॉरेस्ट स्टैक है दोस्तों। नेक्स्ट है, फायरसैट उपग्रह, गूगल द्वारा इस उपग्रह का पहला प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह उपग्रह AI की मदद से जो वनों में आग लग जाती है उसकी पहचान करने और उनका पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। किसके द्वारा? गूगल द्वारा। ये याद रखना, फायरसैट उपग्रह गूगल के द्वारा बनाया जा रहा है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर में स्थित यह राष्ट्रीय उद्यान पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में, किसमें? अस्थायी सूची में प्राकृतिक श्रेणी के अंतर्गत शामिल है दोस्तों। इंपोर्टेंट है कांगेर घाटी, यह छत्तीसगढ़ राज्य का पहला स्थान है जिसे इस प्रतिष्ठित सूची में जगह मिली है दोस्तों। कौन? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। असम सैट उपग्रह की बात करते हैं, क्या है? असम सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक परियोजना और सीमा की निगरानी के लिए डेटा एकत्र करने हेतु इस उपग्रह का प्रक्षेपित करने की योजना बनाई मार्च 2025 में। इस पहल के साथ असम अपना उपग्रह लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। ये इंपोर्टेंट न्यूज है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की बात करें तो ये क्या है? जींद जो सोनीपत में है हरियाणा, उस रूट पर परिचालित होगी। 1 अप्रैल 2025 को ये न्यूज आई थी। यह ट्रेन चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा निर्मित की गई है दोस्तों। ठीक है, भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम दोस्तों। ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा नई दिल्ली के मौसम भवन में इसका उद्घाटन किया गया। वहीं डोकरा कलाकृति की बात करें,
अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान मोदी जी ने यह कलाकृति फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भेंट की दोस्तों 12 फरवरी 2025 को। डोकरा कला जो है पूछा जाए तो ये छत्तीसगढ़ की एक प्रसिद्ध धातु ढलाई परंपरा से जुड़ी हुई है दोस्तों। ठीक है। मत्स्य 6000 भारत की चौथी पीढ़ी की मानव वैज्ञानिक पनडुब्बी का पानी के अंदर सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा हुआ फरवरी 2025 में दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, आईवीएफ तकनीक से तैयार पहला कंगारू भ्रूण, इसे ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया है। डॉक्टर एंड्रेस गैम्बनी के नेतृत्व में क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की एक टीम ने इस सफलतापूर्वक तैयार किया दोस्तों। नेक्स्ट बात करें, दक्षिण तटीय रेलवे जोन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशाखापत्तनम में प्रस्तावित रेलवे जोन के निर्माण संबंधी पूर्व के निर्णय में आंशिक संशोधन को मंजूरी प्रदान की। नए दक्षिण तटीय रेलवे जोन के तहत वॉल्टियर मंडल का नाम बदलकर विशाखापत्तनम मंडल रखा गया दोस्तों। ठीक है। इसके दूसरे भाग जो है ईस्ट कोस्ट रेलवे के तहत एक नए मंडल में बदला जाएगा जिसका मुख्यालय रायगढ़ उड़ीसा में होगा दोस्तों। ठीक है। अब आते हैं जोमेटो का नया कॉर्पोरेट नेम, इस कंपनी द्वारा अपना कॉर्पोरेट नाम बदलकर एटर्नल लिमिटेड करने की घोषणा की दोस्तों। अब आते हैं माउंट तारानाकी पे। माउंट तारानाकी क्या है? तारानाकी माउंगा दोस्तों न्यूजीलैंड की संसद के द्वारा इंपोर्टेंट न्यूज हो सकती है, याद रखना। सर्वसम्मति से कानून के तहत इस पर्वत को व्यक्ति का दर्जा प्रदान करता है। पूछा जाए कि कौन सी संसद है और किसको क्या है, किस पर्वत को व्यक्ति का दर्जा प्रदान किया गया है, तो जनवरी 2025 में न्यूजीलैंड की संसद ने माउंट तारानाकी को क्या किया गया, एक व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। ठीक है। यूरोड्रोन कार्यक्रम की बात करें, भारत आधिकारिक रूप से पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है इसमें यूरोड्रोन कार्यक्रम में। अब आते हैं नेक्स्ट, भारत में उड़ने वाली पहली टैक्सी बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप है सरला एविएशन, उसके द्वारा भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में इसका प्रोटोटाइप शून्य का प्रदर्शन जनवरी 2025 में किया गया। नेक्स्ट है अमूल और अच्छे, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, याद रखना गोवा शिपयार्ड लिमिटेड भारतीय तटरक्षक बल के स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित यह दो तेज गश्ती पोत जिन्हें बोलते हैं FPV फास्ट पेट्रोल वेसल्स लॉन्च किए गए 5 जनवरी 2025 को दोस्तों। अमूल और अच्छे, याद रहे ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा और ICG के लिए दोस्तों। कप्पड़ कोझिकोड और चाल जो है कन्नूर में समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिलता है। क्या? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। केरल के इन दो समुद्री तटों जो बीच को जो पर्यावरण को देखने के लिए हैं और सुरक्षा के कड़े मानकों को पूरा करने के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त किया दोस्तों। केरल के बीच है यानी क्या नाम है, कप्पड़ कोझिकोड और चाल कन्नूर दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट ये भी देख लो एक बार, आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की समिति UNCED, भारत इसमें शामिल हुआ है दोस्तों। अभी साइबर हमलों के मामले में यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांस होंगे। वर्ष 2024 में दूसरा सबसे लक्षित क्लाउड सेक के हिसाब से एनुअल थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत वर्ष 2024 में साइबर हमलों का शिकार होने वाला दूसरा सबसे ज़्यादा टारगेटेड कंट्री था। भारत में वर्ष 2024 में 95 साइबर हमले हुए। इस रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका 140 हमलों के साथ शीर्ष पर है, जबकि इजराइल 57 हमलों के साथ तीसरे स्थान पर है। ये न्यूज़ आ सकती है, क्लाउड सेक की न्यूज़ इंपोर्टेंट हो सकती है दोस्तों। एनुअल थ्रेट लैंडस्केप्स रिपोर्ट है, याद रखना भारत की रैंक है इसमें दूसरी और 95 साइबर हमले हुए हैं 2024 में। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका में 140 हमले हुए हैं, इजराइल में 57। तो अमेरिका नंबर 1 पे, नंबर 2 पे 95 के साथ भारत, नंबर 3 पे 57 57 के साथ आपका इजराइल। ठीक है, याद रखना, इंपोर्टेंट न्यूज़ हो सकती है। विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश, विश्व का तीसरा दोस्तों, पहला है चीन और अमेरिका के बाद भारत बन गया है। इंपोर्टेंट न्यूज़ है कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश चीन और अमेरिका के बाद भारत बन चुका है दोस्तों। अब आते हैं, भारत में तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना कहाँ की जा रही है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में इसकी स्थापना की मंजूरी दी। 48 महीनों के भीतर इसका निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया और इसकी जो परियोजना है इसकी लागत है 3,984.86 करोड़ रुपए, जिसमें लॉन्च पैड और संबंधित सुविधाओं की स्थापना शामिल है दोस्तों। अब बात करते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च
अमेरिकी फर्म है, उसके संस्थापक हैं नेथन एंडरसन। उनके द्वारा अपनी इस रिसर्च कंपनी को बंद करने की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड इंपोर्टेंट है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया। और पल्ले गंगा रेड्डी जो है, इनको इस बोर्ड का, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष कौन है? पल्ले गंगा रेड्डी, इंपोर्टेंट है, उनको नियुक्त किया गया है। और बोर्ड का मुख्यालय तेलंगाना के निजामाबाद में स्थापित है दोस्तों। कहां पर? तेलंगाना के निजामाबाद में स्थापित है। नेक्स्ट है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। केंद्रीय मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू इंदौर इन प्रदेश स्थित हवाई अड्डे पर सामग्री पुनः प्राप्ति सुविधा का उद्घाटन किया। इसके साथ ये हवाई अड्डा भारत का पहला शून्य कचरा जीरो वेस्ट हवाई अड्डा बन गया। क्या नाम है? देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, जीरो वेस्ट हवाई अड्डा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में महावीर बाल कैंसर विश्व अस्पताल की आधारशिला रखी दोस्तों। विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल रूपांतरण संयंत्र। भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी एनटीपीसी द्वारा अपने विद्यांचल संयंत्र में इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बना। गुजरात सरकार द्वारा गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 पेश की गई दोस्तों। नेक्स्ट बात करें अदम्य और अक्षर। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ये दोनों घरेलू फास्ट पेट्रोल वेसल जो हैं एफपीवी लॉन्च किए गए 28 अक्टूबर 2024 को। ये दोनों एफपीवी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किए गए दोस्तों। किसके द्वारा? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। इसकी अधिकतम गति 27 नॉट और इसकी विस्थापन क्षमता है 320 टन। रातापानी वन्यजीव अभयारण्य की बात करें, मध्य प्रदेश के राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा भोपाल के पास स्थित इस वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। कौन सा? 8वां टाइगर रिजर्व रातापानी को। नेक्स्ट है मुरगांव पत्तन प्राधिकरण दोस्तों। ये कहाँ पर है? भारत का पहला ऐसा बंदरगाह है जिसमें ईएसआई के अंतर्गत ग्रीन शिप इंसेंटिव लागू किए गए हैं। और मुरगांव पत्तन प्राधिकरण दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ये खेल परिदृश्य हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, हम उल्टा चला रहे हैं क्योंकि नीचे से खेल परिदृश्य हम वीडियो में आगे कर चुके हैं, आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे अब रक्षा विज्ञान की। रक्षा विज्ञान से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे ऑलरेडी वीडियो में काम हो चुका है, अब खेल परिदृश्य भी है। पूरा वीडियो बहुत लंबा है, हम पीछे से लेके चलते आ रहे हैं दोस्तों। पीछे से उल्टा वीडियो बना रहे हैं इसको, और इसमें वही टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए, आरओ के लिए खासकर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। उन्हीं क्वेश्चंस को, उन्हीं टॉपिक्स को इसमें लिया गया है। तो ये रक्षा विज्ञान यानी कि डिफेंस साइंस से रिलेटेड है दोस्तों। बात करते हैं आईएनएस अणाला की दोस्तों। आईएनएस अणाला जो है तटीय सुरक्षा में आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। आईएनएस अणाला क्या है? तटीय सुरक्षा में जो कोस्टल सिक्योरिटी है उसमें आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इसको बनाया जीआरएसी ने दोस्तों, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने, जो कोलकाता में स्थित है दोस्तों। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 8 पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलपोत हैं ये, जो आईएनएस अणाला है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट है दोस्तों। ये पहला पोत है अणाला, जो 8 मई 2025 को चेन्नई के मैसर्स एलएनटी शिपयार्ड कटुपल्ली में भारतीय नौसेना को सौंपा गया दोस्तों। ठीक है, कब? 8 मई को दोस्तों। वही 18 जून 2025 को नौसेना डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में अणाला को भारतीय नौसेना में कमीशन कर दिया गया। तो 18 जून 2025 को नौसेना डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में अणाला को कमीशन कर दिया गया दोस्तों। आईएनएस अणाला का निर्माण जीआरएसी और लार्सन एंड टर्बो शिपयार्ड के साथ ट्रिपल पी, जो सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत किया गया दोस्तों। अणाला का नामकरण महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा अणाला द्वीप जो है महाराष्ट्र में है, उसके नाम पर दिया गया दोस्तों। ठीक है, तो ये सारा मामला था। अब ये इसकी जो गति है अणाला की 25 समुद्री मील की अधिकतम गति और 1800 एनएम की सैन्य शक्ति के साथ 900 टन विस्थापन क्षमता रखता है दोस्तों। ठीक है, यह जीआरएसी द्वारा भारतीय नौसेना हेतु निर्मित एसडब्ल्यू-सी परियोजना का 7वां पोत है। तो अणाला कौन सा? 7वां पोत है दोस्तों। इसके पूर्व 13 मार्च 2024 को भारतीय नौसेना के 2 पनडुब्बी रोधी यानी कि एंटी सबमरीन क्राफ्ट आईएनएस अग्रे और आईएनएस अक्षय को कोलकाता में जलावतरण किया गया दोस्तों। क्या किया गया? कोलकाता में जलावतरण
किया गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इतना ही एग्जाम्स के लिए। चौथा पोत जो है आईएनएस अमीनी है, तीसरा पोत आईएनएस अंजदीप है दोस्तों, दूसरा पोत आईएनएस एंड्रोथ है, पूछा जाए तो दूसरा आईएनएस एंड्रोथ, तीसरा है आईएनएस अंजदीप, चौथा है आईएनएस अमीनी दोस्तों। लक्षद्वीप स्थित अमीनी द्वीप को दिए गए रणनीतिक समुद्री महत्व को दर्शाने के लिए इस पोत का नाम अमीनी रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाइब्रिड VTOL UAV रुद्रास्त्र। 11 जून 2025 को भारतीय सेना ने सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा, जिसे बोलते हैं SDAL द्वारा, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित मानव रहित हवाई यान यानी कि UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल रुद्रास्त्र का राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण फायरिंग रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया। रुद्रास्त्र एक्चुअल में है क्या, एक हाइब्रिड ऊर्ध्वाधर टेक ऑफ लैंडिंग यानी से बोलते हैं V2OL वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग क्षमता का UAV ड्रोन है जो हेलीकॉप्टर एवं विमान दोनों की क्षमताएं रखता है दोस्तों। ठीक है, रियल टाइम सर्विलेंस रखना, सटीक लक्ष्य भेदन क्षमता इसका प्रदर्शन है। तो यार सारी चीजें हैं, और ये 50 किलोमीटर से अधिक रेडियस के क्षेत्र को कवर कर सकता है, अपने वापस लॉन्च पैड पर आ सकता है दोस्तों। और 170 किलोमीटर से अधिक की कुल रेंज यानी कि लक्ष्य के ऊपर मंडराने सहित एवं लगभग 90 मिनट की उड़ान क्षमता रखता है ये रुद्रास्त्र, जो मध्यम ऊंचाई से गिराए गए एयरबस्ट वॉरहेड की कम ऊंचाई पर वायु विस्फोट के द्वारा व्यापक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, ड्रोन के प्रकार और नियम 2021 के अनुसार देख लो। नैनो यानी कि जो छोटे ड्रोन हैं उनका जो वजन परास होगा यानी कि जो उनका भार होगा वो होगा 2000 नैनो वाले जो होंगे अतिसूक्ष्म 250 ग्राम या उससे कम, माइक्रो होंगे सूक्ष्म 250 ग्राम से 2 किलोग्राम तक, स्मॉल होंगे लघु 2 किलोग्राम से 25 किलोग्राम तक, मीडियम होंगे मध्यम 25 किलोग्राम से 150 किलोग्राम तक, लार्ज होंगे विशाल जो 150 किलोग्राम से अधिक होंगे, 150 किलोग्राम से ज़्यादा होंगे दोस्तों। ये है आपका ड्रोन के प्रकार, ड्रोन नियम 2021 के अनुसार। अब आते हैं भार्गवस्त्र पे दोस्तों, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए भी। ड्रोन रोधी प्रणाली है ये भार्गवस्त्र। जनवरी 2025 में सोलर ग्रुप द्वारा एक बहुस्तरीय ड्रोन रोधी प्रणाली काउंटर ड्रोन सिस्टम का परीक्षण किया गया। इस प्रणाली को भार्गवस्त्र नाम दिया गया। भार्गवस्त्र नाम महाभारत में वर्णित उस विनाशकारी दिव्यास्त्र से प्रेरित है जिसका प्रयोग कर्ण ने अर्जुन के विरुद्ध किया था। किसने? कर्ण ने अर्जुन के विरुद्ध किया था। भागवस्त्र को कर्ण ने विष्णु के अवतार भगवान परशुराम से प्राप्त किया था। भागवस्त्र किससे? भागवस्त्र जो है भार्गवस्त्र कर्ण ने विष्णु के अवतार भगवान परशुराम से प्राप्त किया था दोस्तों। तो इस भार्गवस्त्र का परीक्षण 12 से 13 जनवरी 2025 ओडिशा स्थित गोपालपुर सीवर्ड फायरिंग रेंज में किया गया। और भार्गवस्त्र को बनाने वाली कंपनियां सोलर ग्रुप की सहायक कंपनी है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, जिसे बोलते हैं EEL, जो भार्गवस्त्र को बनाया है दोस्तों। किसको? भार्गवस्त्र को बनाया है। नेक्स्ट बात करते हैं, 12 जनवरी 2025 को भार्गवस्त्र ड्रोन रोधी प्रणाली के प्रथम परीक्षण के तहत माइक्रो मिसाइलों को दागा गया। इस प्रणाली ने हवा में 2.5 किलोमीटर की दूरी और 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक स्थिर लक्ष्य को सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया। ये अत्याधुनिक क्षमताओं से लैस है और 6 किलोमीटर से भी अधिक दूरी से दुश्मन के छोटे ड्रोन को ट्रैक करने में सक्षम है। यह प्रणाली सूक्ष्म मिसाइलों का उपयोग कर दुश्मन के ड्रोनों को मार गिराने में सक्षम है। इसका रडार क्षमता 10 किलोमीटर तक की दूरी पर स्थित मध्यम UAV से लेकर विशाल UAV का पता लगा सकता है। ठीक है, भार्गवस्त्र प्रणाली एक साथ 64 से अधिक माइक्रो मिसाइलों को दागने में क्षमता रखती है दोस्तों। अब आते हैं अफ्रीका भारत बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास 2025 को बोलते हैं एक्मे। क्या बोला गया? एक्मे, अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट। अप्रैल 2025 में तंजानिया के दार अस सलाम में आयोजित पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है ये अफ्रीका भारत। इसका नाम रखा गया है एक्मे दोस्तों। एक्मे 2025 की सह मेजबानी भारत और तंजानिया द्वारा की गई। 13 से 18 अप्रैल 2025 तक दार अस सलाम जो कि तंजानिया में हुआ दोस्तों। कुल 10 देशों की नौसेनाओं ने इसमें भाग लिया। मेजबान तंजानिया भारत के अतिरिक्त कोमोरस, जिबूती, केन्या, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स, दक्षिण अफ्रीका इस प्रथम संस्करण में शामिल हुए। एक्मे शब्द एकता का प्रतीक है। ठीक है,
बंदरगाह चरण जो है 13 से 15 अप्रैल 2025 तक चला। बाकी की न्यूज़ आप देखना चाहो तो देख सकते हो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब आते हैं MRSM रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण। मध्यम दूरी की सतह से हवा मिसाइल मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSM एक उन्नत एंटी एयरक्राफ्ट रक्षा प्रणाली है जिसे भारत के DRDO द्वारा इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री IAI के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया दोस्तों। ठीक है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इसकी अपनी लगभग 70 किलोमीटर की रेंज के साथ भारत की वायु रक्षा परत में मध्यम स्तर का सुरक्षा घेरा प्रदान करता है। जो स्वदेशी आकाश प्रणाली लगभग 25 किलोमीटर तक और आयातित लंबी दूरी प्रणाली S-400 लगभग 400 किलोमीटर के बीच की आवश्यक क्षमता अंतराल को भरती है। 3 से 4 अप्रैल 2025 को DRDO द्वारा भारतीय थल सेना ने MRSM प्रणाली यानी कि सेना संस्करण के 4 सफल अभियानों का संयुक्त रूप से संचालन किया दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं स्टेल्थ फ्रिगेट तपस्या पर। क्या है तपस्या? इसका जलावतरण किया गया है 22 मार्च 2025 को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ये भी क्या है GSL तपस्या से रिलेटेड है। प्रोजेक्ट 1135.6 के अनुवर्ती भारत में निर्मित दूसरे स्टेल्थ फ्रिगेट तपस्या का जलावतरण संपन्न हुआ। तपस्या के उद्घाटन ने भारत की स्वदेशी युद्धपोत निर्माण क्षमता और आत्मनिर्भर भारत प्रयासों को मजबूत किया है। यह युद्धपोत रूसी तकनीक हस्तांतरण एवं सहयोग से भारत में निर्मित किया गया दोस्तों। इस अनुवर्ती श्रृंखला का भारत में पहला युद्धपोत है त्रिपुट। अब त्रिपुट के बाद आया तपस्या दोस्तों। उल्लेखनीय है कि त्रिपुट श्रेणी के पोत रूस से प्राप्त तलवार और तेग श्रेणी के तीन युद्धपोतों के यानी कि रूसी क्रवाक्त्री श्रेणी के उन्नत संस्करण फॉलो ऑन शिप्स हैं दोस्तों। यह प्रथम अवसर है जब इन युद्धपोतों का निर्माण किसी भारतीय शिपयार्ड द्वारा स्वदेशी रूप से किया जा रहा है। इन युद्धपोतों का निर्माण भारतीय नौसेना के लिए किया जा रहा है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि युद्धपोत तपस्या का नामकरण महाभारत के महान योद्धा भीम की गदा के नाम पर रखा गया, जो भारतीय नौसेना की ताकत एवं बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। त्रिपुट एवं तपस्या की लंबाई लगभग 124.8 मीटर, चौड़ाई 15.2 मीटर और ड्राफ्ट 4.5 मीटर है दोस्तों। ठीक है, और इसकी जो क्षमता है विस्थापन क्षमता 3600 टन और 28 नॉट की गति प्राप्त करने में ये सक्षम है। ठीक है, और बहुत सारे हथियार होंगे इसमें। और जो त्रिपुट था दोस्तों उसको 23 जुलाई 2024 को गोवा में जलावतरण किया गया और युद्धपोत त्रिपुट का नामकरण शक्तिशाली तीर के नाम पर किया गया है दोस्तों, जो भारतीय नौसेना की अदम्य भावना एवं गहराई तक मार करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों। वहीं INS तुशील की बात करें, जो पहला युद्धपोत था INS तुशील दिसंबर 2024 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, जबकि दूसरा युद्धपोत तमाल 1 जुलाई 2025 को कालिनग्राद में भारतीय नौसेना में शामिल होगा। जो तमाल है कुल मिलाकर रूसी क्रवाक थर्ड श्रेणी का 8वां तथा भारत द्वारा आयातित अंतिम युद्धपोत है। तमाल नाम देवराज इंद्र द्वारा प्रयुक्त पौराणिक युद्ध हथियार तलवार का प्रतीक है दोस्तों। कौन? तमाल दोस्तों। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए दोस्तों। अब बात करते हैं आपके INS वर्षा पे। क्या है INS वर्षा? INS वर्षा भारत की पूर्वी तटरेखा पर आंध्र प्रदेश के निर्माणाधीन एक अति गोपनीय नौसैनिक अड्डा है, जिसका उद्देश्य भारतीय नौसेना की परमाणु संचालित पनडुब्बी जिसे बोलते हैं SSBN, परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां व SSN, परमाणु हमला पनडुब्बियों को आश्रय स्थल प्रदान करना है। INS वर्षा का निर्माण आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम से लगभग 50 किलोमीटर दक्षिण में रामबिल्ली नामक तटीय गांव के निकट हो रहा है। विशाखापत्तनम के साउथ में, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, नॉर्थ में नहीं, 50 किलोमीटर। यह स्थान दोस्तों पूर्वी नौसैनिक कमान जैसे ईस्टर्न नवल कमांड के मुख्यालय विशाखापत्तनम के करीब है और 2 नदियां हैं यहाँ पे, सरडा एवं बरहा दोस्तों, उनके संगम क्षेत्र के पास स्थित है। क्या नाम है? सरडा एवं बरहा। इसका जो परिसर है 20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। वर्ष 2026 तक इसके आरंभ होने यानी कि कमीशनिंग होने का लक्ष्य है दोस्तों। बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष का जलावतरण। भारतीय रक्षा मंत्रालय L&T शिपयार्ड लिमिटेड के मध्य 2 बहुउद्देशीय पोतों के निर्माण का अनुबंध 25 मार्च 2022 को साइन किया गया। इन पोतों का डिजाइन L&T के वॉरशिप डिजाइन सेंटर चेन्नई में तैयार किया गया तथा निर्माण कार्य लार्सन एंड टर्बो के अत्याधुनिक कटुपल्ली शिपयार्ड में संपन्न किया गया दोस्तों। ठीक है, L&T द्वारा निर्मित 2 बहुउद्देशीय पोतों में पहला पोत है समर्थक,
जिसका जलावतरण 14 अक्टूबर 2024 को चेन्नई स्थित कट्टुपल्ली में दोस्तों, कहाँ पर, तमिलनाडु में शिपयार्ड में किया गया, कट्टुपल्ली में। दूसरा पोत उत्कर्ष का जलावतरण 3 महीने बाद 13 जनवरी 2025 को हुआ दोस्तों। वर्तमान में जो समर्थक समुद्री परीक्षण चरण में है और इसके बाद नौसेना को सुपुर्द किया जाएगा। ठीक है, इसकी जो गति है वो 15 नॉट की अधिकतम गति प्राप्त कर सकता है दोस्तों। यह आधुनिक तकनीकों एवं स्वदेशी डिजाइन का उपयोग किया गया दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं नासम एसआर का सफल परीक्षण। 25 फरवरी 2025 को भारत के उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज ITR से अपनी तरह का पहला स्वदेशी नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज नासम एसआर क्या है, पहला स्वदेशी नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का सफल परीक्षण किया गया और यह भारतीय नौसेना के सी किंग MK-42B हेलीकॉप्टर से दागी गई दोस्तों। परीक्षण में इस मिसाइल ने सागर में एक छोटे जहाज लक्ष्य पर सीधा प्रहार कर अपना उच्च सटीकता साबित की और इस मिसाइल की अधिकतम मारक सीमा थी 55 किलोमीटर और यह सबसोनिक गति यानी कि 0.8 से लक्ष्य तक पहुंचती है। नासम एसआर मिसाइल में मैन इन लूप का अद्वितीय फीचर है जो उड़ान के दौरान लक्ष्य पूर्ण पुनः निर्धारण की क्षमता प्रदान करता है। मिसाइल को बियरिंग ओनली लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च मोड में लॉन्च किया गया, जो लॉन्च के समय लक्ष्य विवरण न्यून होने पर भी कार्यरत रहता है दोस्तों। मिसाइल में लगभग 100 किलोग्राम वजन का एक विशेष प्रकार का PCB वॉरहेड लगा है, कितना, 100 किलोग्राम का, जो युद्धपोत जैसे लक्ष्यों को नष्ट करने में उपयुक्त है दोस्तों। ठीक है, भविष्य में इस नौसेना के लिए अमेरिकी MH-60R सीहॉक तथा स्वदेशी HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर भी एकीकृत करने की योजना है दोस्तों। NASM SR को DRDO की विभिन्न प्रयोगशालाओं ने मिलकर विकसित किया है। किसने, DRDO की विभिन्न प्रयोगशालाओं ने, जिनमें हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत RCI एवं डिफेंस R&D लैब DRDL पुणे स्थित उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान लैब तथा चंडीगढ़ स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैब प्रमुख हैं दोस्तों। तो ये डेटा याद रखना किसने किसने बनाया है, NASM HR को दोस्तों। अब आते हैं INS सूरत, INS नीलगिरी, INS वार्कशीप में। ये सब इसलिए बताया जा रहा है, इज इम्पोर्टेंट दोस्तों। ठीक है, ठीक है, तो बात करते हैं INS सूरत। ठीक है दोस्तों, INS, एक मिनट, INS सूरत और INS नीलगिरी की। INS सूरत, नीलगिरी और वार्कशीप तीनों की बात करेंगे। देखो 15 जनवरी 2025 को मोदी जी द्वारा मुंबई स्थित, जो सारे मैं बॉक्स बना रहा हूँ ना, जहाँ पे मैं एक तरीके से ये ओवरराइड कर रहा हूँ, तो ओवरराइड की जगह जरूर याद करना, इनको जरूर देखना। मुंबई स्थित नौसेना डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना में 2 प्रमुख युद्धपोत INS सूरत और INS नीलगिरी एवं पनडुब्बी INS वार्कशीप को शामिल करके इन्हें थल सेना दिवस के अवसर पर राष्ट्र को समर्पित किया गया दोस्तों। थल सेना दिवस के अवसर पर 15 जनवरी 2025 को यह ट्राई कमीशन भारतीय नौसेना के आधुनिकीकरण, जो मॉडर्नाइजेशन है, एवं रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के दृढ़ संकल्प को रेखांकित करती है दोस्तों। वहीं INS सूरत और प्रोजेक्ट 15B की बात करें, क्या है INS सूरत, प्रोजेक्ट 15B गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जो स्टील डिस्ट्रॉयर है, उस परियोजना के तहत निर्मित विशाखापत्तनम श्रेणी का चौथा और अंतिम युद्धपोत है दोस्तों। कौन सा, चौथा और अंतिम युद्धपोत है। ठीक है, तो यह INS सूरत प्रोजेक्ट 15B के गाइडेड मिसाइल विध्वंसक यानी कि स्टील डिस्ट्रॉयर, यह दुनिया के सबसे बड़े एवं सबसे आधुनिक विध्वंसकों में से एक है, जो अत्याधुनिक हथियार यानी कि सेंसर पैकेज एवं उन्नत केंद्रित क्षमताओं से लैस है दोस्तों। इसका निर्माण भारतीय नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो यानी कि वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो एवं मौज गांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के संयुक्त सहयोग से किया गया है। ध्यातव्य है कि प्रोजेक्ट 15B की श्रृंखला के अन्य 3 युद्धपोत INS विशाखापत्तनम, INS मर्मागांव एंड INS इम्फाल हैं दोस्तों। जो 15B के अंदर हैं वो 3 युद्धपोत INS विशाखापत्तनम, INS मर्मागांव, INS इम्फाल, उसी के तहत ये INS सूरत है, इसको चौथा और अंतिम युद्धपोत है 15B का, याद रखना। पहला विशाखापत्तनम, दूसरा मर्मागांव, तीसरा इम्फाल, चौथा सूरत। 164 मीटर लंबा, जल विस्थापन क्षमता है 7400 टन। उल्लेखनीय है कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों S2A सरफेस टू एयर टारपीडो जहाज रोधी मिसाइलों सहित अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित है। INS नीलगिरी की बात करें, ये प्रोजेक्ट 17A के तहत है दोस्तों। इस फ्रिगेट में 7 युद्धपोतों की श्रृंखला का ये पहला युद्धपोत है। कौन सा, INS नीलगिरी दोस्तों। ठीक है, 17A में
वहीं INS वागसीर, देखो और प्रोजेक्ट 17A में कौन कौन सा है ये भी बता देता हूँ एक बार। इसमें स्टेल्थ फ्रिगेट हिमगिरी है, उदयगिरी है, दूनागिरी है, तारागिरी है, विंध्यागिरी एवं महेंद्रगिरी है दोस्तों। INS वागसीर जो है प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन परियोजना का कलवरी श्रेणी का छठा एवं अंतिम पनडुब्बी है, जिसका निर्माण फ्रांस के नवल ग्रुप के सहयोग से मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया दोस्तों। प्रोजेक्ट 75 में अन्य 5 पनडुब्बियों की बात करें, INS कलवरी, INS खंदेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर है दोस्तों। यह पनडुब्बी नौसेना की निगरानी, टोही एवं आक्रमण क्षमताओं के आते महत्वपूर्ण दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी कहानी है इनसे रिलेटेड दोस्तों। कुछ और देखते हैं डिटेल। ये वायर गाइडेड टारपीडो है, जहाज भेदी मिसाइल एक्सोजेट वगैरह से हमला करने में सक्षम है, सोनार सिस्टम से सुसज्जित है, 50 दिन तक पानी के अंदर रहने की क्षमता है। इन दोनों युद्धपोत एवं पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में एक साथ शामिल होना भारत की हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करेगा दोस्तों। कौन? ये युद्धपोत दोस्तों। अब बात करते हैं INS तुशील की, भारतीय नौसेना में शामिल। 9 दिसंबर 2024 को INS तुशील को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया। इस युद्धपोत को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में रूस के कालिनग्राद दोस्तों, रूस का क्या है, कालिनग्राद स्थित यांतर शिपयार्ड के आयोजित एक समारोह में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। INS सुशील भारतीय नौसेना के नवीनतम बहुउद्देशीय मल्टी रोल और रडार की पहुंच से बच निकलने में सक्षम है। यह पोत निर्देशित मिसाइल गाइडेड क्षमता से लैस है। इस नवीनतम फ्रिगेट का नाम तुशील है। इसका नाम अर्थ है रक्षा कवच, प्रोटेक्टर शील्ड। इस फ्रिगेट का क्रेस्ट, जिस पोत का बैज या प्रतीक चिन्ह भी कहा जाता है, अभेद कवचम का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों। इस फ्रिगेट का जो क्या है प्रतीक चिन्ह, वो अभेद कवचम। इस फ्रिगेट का आदर्श वाक्य मोटो निर्भय, अभेद और बलशील। क्या है, इंपोर्टेंट है, निर्भय, अभेद और बलशील। INS सुशील की लंबाई है 125 मीटर और वजन है 3900 टन। INS सुशील उन्नत गैस टरबाइन प्रोडर संयंत्र यानी कि गैस टरबाइन प्रपोल्सन प्लांट द्वारा संचालित है और 30 नॉट से अधिक की गति प्राप्त कर सकता है। पश्चिमी नौसेना कमान के अंतर्गत पश्चिमी बेड़े में तैनात किया जाएगा दोस्तों। और भारतीय नौसेना की जो स्वॉर्ड आर्म के नाम से भी जाना जाता है INS सुशील दोस्तों। प्रोजेक्ट एक ये क्या है 1135.6, इसको याद रखते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं। प्रोजेक्ट 1135.6, प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत तलवार श्रेणी के फ्रिगेट्स का निर्माण किया जा रहा है। ये फ्रिगेट्स रूस के तटरक्षक बल द्वारा प्रयोग किए जाने वाले क्रिवॉक 3rd श्रेणी के फ्रिगेट्स का उन्नत संस्करण है। इस प्रोजेक्ट के तहत प्रथम 3 पोत INS तलवार, INS त्रिशूल और INS थबर का निर्माण 1999-2004 के मध्य सेंट पीटर्सबर्ग रूस स्थित ब्लास्टस्की शिपयार्ड पर किया गया दोस्तों। 3 पोत और INS तेग, INS तरकस, INS त्रिकंड का निर्माण कालिनग्राद स्थित यांतर शिपयार्ड में 2007 से 13 के मध्य किया गया। उपयुक्त वर्णित सभी 6 पोत वर्तमान में सेवारत हैं। INS तुशील इस श्रृंखला का 7वां पोत है जो प्रोजेक्ट 1135.6 के अंतर्गत है दोस्तों। गॉट इट। अब आते हैं K4 बैलिस्टिक मिसाइल्स पे दोस्तों। K4 बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या हैं? 28 नवंबर 2024 को भारतीय नौसेना की मामला है K4 नाम के सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। परीक्षण के तहत इस मिसाइल को बंगाल की खाड़ी में स्थित INS अरिघात नामक एक नाभिकीय पनडुब्बी से दागा गया दोस्तों। क्या नाम है? INS अरिघात से K4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया दोस्तों। इस परीक्षण के तहत भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जो भूमि, वायु और जल के नीचे से परमाणु मिसाइल को दागने में क्षमता है, लैस है। यह प्रथम अवसर था जब पनडुब्बी से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे बोलते हैं SLBM, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। K4 बैलिस्टिक मिसाइल लगभग 3500 किलोमीटर तक की दूरी करने में सक्षम है। भाई इसकी ये क्षमता याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 3500 किलोमीटर तक की क्षमता ये मार सकती है, इतनी दूरी तक 3500 किलोमीटर तक तो ठीक है। अब बात करते हैं भारत की पहली, ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल दोस्तों। 16 नवंबर 2024 को DRDO द्वारा दोस्तों भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल, इनकी फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया और ये उड़ीसा तट के निकट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया दोस्तों। ठीक है, ये हाइपरसोनिक मिसाइल 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मार करने में सक्षम है। इनकी इसकी मारक क्षमता है 1500 किलोमीटर। विभिन्न पेलोड से ले जाया जा सकता है।
यह स्वदेश विकसित मिसाइल है। इस मिसाइल को हैदराबाद स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स की प्रयोगशाला तथा डीआरडीओ की विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा उसकी भागीदारी से विकसित किया गया। भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का उड़ान परीक्षण एक ऐतिहासिक उपलब्धि है दोस्तों। ये सब आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। अब बात करते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स की। हाइपरसोनिक शब्द से तात्पर्य ऐसी गति से है जो ध्वनि की गति से कम 5 गुना अधिक यानी कि मैक 5 होती है। हाइपरसोनिक हथियार दोस्तों वायुमंडल के भीतर गति करते हैं और उड़ान के दौरान अपने दिशा बदलने यानी कि उसे बोलते हैं मैन्यूवर की क्षमता रखते हैं दोस्तों। अत्यधिक उच्च गति के साथ मात्रा के दौरान दिशा बदलने की क्षमता के कारण हाइपरसोनिक मिसाइल का पता लगाकर उनका अवरोधन यानी कि इंटरसेप्शन करना अत्यधिक कठिन हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये था आपका हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में। अब बात करते हैं LRLACM का प्रथम उड़ान परीक्षण। नवंबर 2024 के न्यूज है डीआरडीओ द्वारा LRLACM का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। ठीक है, यह परीक्षण दोस्तों उड़ीसा के चांदीपुर स्थित ITR एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया। यह परीक्षण एक मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर द्वारा किया गया। LRLACM का पूर्ण रूप है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। क्या है? लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। उल्लेखनीय है कि LRLACM का विकास रक्षा अधिग्रहण परिषद डिफेंस एक्वाजिशन काउंसिल द्वारा अनुमोदित एक मिशन मोड की परियोजना के तहत किया गया है और इसका विकास वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान यानी कि एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो बेंगलुरु में है उसके द्वारा किया गया दोस्तों। ठीक है, LRLACM के लिए 2 विकास सह उत्पादन साझेदार हैं, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL हैदराबाद और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु BEL दोस्तों। तो BDL जो हैदराबाद में है और EL कहाँ पर है? बेंगलुरु में दोस्तों। इसकी विशेषताएं, ये लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल निर्भय का एक उन्नत संस्करण है दोस्तों। यह मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर के माध्यम से सतयान की ग्राउंड से लॉन्च किया जा सकता है। साथ ही यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल के प्रयोग के माध्यम से इसे प्रमुख पोतों यानी कि फ्रंटलाइन शिप्स में भी लॉन्च किया जा सकता है। LRLACM की मारक क्षमता दूरी है 1000 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं मोजाम्बिक को 2 इंटरसेप्टर पोतों की आपूर्ति की गई। 8 नवंबर 2024 को भारत सरकार द्वारा मोजाम्बिक को 2 तीव्र गति के चलने वाले इंटरसेप्ट पोत यानी कि फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट भेंट स्वरूप प्रदान किए गए। इन दोनों पोतों को भारतीय नौसैनिक पोत घड़ियाल द्वारा भारत से मोजाम्बिक भेजा गया। हिंद महासागर क्षेत्र के अपने मित्र देशों के साथ क्षमता निर्माण प्रतिबद्धताओं के तहत भारत द्वारा इन पोतों की आपूर्ति मोजाम्बिक को की गई दोस्तों। ये दोनों गति से क्या है? दोनों पोत वाटर जेट चालित हैं, अधिकतम गति 45 नॉट है और ये समुद्री जो आतंकवाद है पायरेसी जो होती है काबो डेलगाडो प्रांत में चल रहे विद्रोह से निपटने में मोजाम्बिक सरकार की सहायता करेंगे। इससे पहले 2019 में 2 बड़े इंटरसेप्टर पोत, 2022 में 2 गति से चलने वाले इंटरसेप्टर पोत भी मोजाम्बिक को उपहार स्वरूप दिए दोस्तों। वहीं 2019 में चक्रवात इडाई की बात करें, 19 में आता है, इंपोर्टेंट है याद रखना। मोजाम्बिक की सहायता के लिए INS सुजाता, ठीक है, और INS शार्दुल और ICGS सारथी को मोजाम्बिक भेजा गया था दोस्तों 2019 में। अब आते हैं विसॉर का सफल परीक्षण। ये क्या है विसॉर दोस्तों? 3 से 4 अक्टूबर 2024 को DRDO द्वारा विसॉर आर्ट्स से बोलते हैं, विसॉर्स बोल दो या जो भी है, VSHO विसॉर आर्ट्स के 3 उड़ान परीक्षण किए गए। यह 4थी पीढ़ी का तकनीकी रूप से उन्नत छोटे आकार का विसॉर्ट्स है दोस्तों। यह परीक्षण राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ। 28 से 29 फरवरी 2024 को DRDO द्वारा विसॉर आर्ट्स के 2 उड़ान परीक्षण सफल हुए। यह परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर स्थित ITR रेंज से किया गया। ठीक है, यह परीक्षण उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्यों को विरुद्ध संचालित किया गया। विसॉर्ट्स का पूरा रेंज है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली दोस्तों। यह मानव द्वारा वाहिनीय वायु रक्षा प्रणाली है। DRDO की एक प्रयोगशाला तथा अनुसंधान केंद्र इमारत जिसे बोलते हैं RCI रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है ये विसॉर्ट्स दोस्तों। और DRDO की अन्य प्रयोगशाला एवं भारतीय उद्योग भागीदारी में भी सहयोग है दोस्तों। अब बात करते हैं मैनपैड्स की। मैनपैड्स का पूर्ण रूप है मानव द्वारा वाहिनीय वायु रक्षा प्रणाली है यानी कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। यह मनुष्य द्वारा कंधे पर रखकर दागी जा सकने वाली
शोल्डर फायर्ड यानी विमान रोधी मिसाइल यानी कि एंटर एयरक्राफ्ट मिसाइल के नाम से जाना जाता है। स्पष्ट है कि मैन पैड्स सतह से हवा में दोस्तों, सरफेस से एयर में, ठीक है, मार करने वाली मिसाइल है। ऐसी मिसाइल को मात्र एक सैनिक द्वारा भी कहीं पर भी ले जाकर दागा जा सकता है। अब आते हैं जोरावर पे। यह हल्का युद्धक टैंक 13 सितंबर 2024 को डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा भारत के हल्के टैंक यानी कि इंडियन लाइट टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। भारत के इस हल्के टैंक का जोरावर नाम दिया गया। इस टैंक का नामकरण 19वीं शताब्दी के डोगरा जनरल जोरावर सिंह के नाम पर किया गया। जोरावर सिंह ने लद्दाख और पश्चिमी तिब्बत में चीन की सेना के विरुद्ध सैन्य अभियान संचालित किया था दोस्तों, ठीक है। और इसका परीक्षण कहाँ से? राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज से दोस्तों। और इसका विकास लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड के सहयोग से संग्राम वाहन अनुसंधान तथा विकास संस्थान यानी कि कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिश द्वारा किया गया दोस्तों, सीवीआरडी के द्वारा दोस्तों, ठीक है। और सीवीआरडी क्या है? सेंट्रल व्हीकल रिसर्च, ये है आपका डीआरडीओ की एक इकाई है, ठीक है। जोरावर टैंक को पहाड़ी क्षेत्रों में गति और उच्च गतिशीलता से तैनात किए जाने हेतु डिजाइन किया गया है। 25 टन का है। देश का पहला ऐसा टैंक है जिसे 2 वर्षों के रिकॉर्ड समय में परीक्षण के लिए तैयार किया गया है। हल्के टैंक का परिवहन वायु मार्ग से किया जा सकता है और यह उभयचर संचालन में सक्षम है, यानी कि एम्फीबियस भी, यानी कि पानी और पृथ्वी दोनों से छूट सकता है दोस्तों। वही बात करते हैं VLSRSM का परीक्षण डीआरडीओ द्वारा और भारतीय नौसेना का द्वारा VLSRSM के एक के बाद एक 2 उड़ान परीक्षण सफल हुए दोस्तों। 12 सितंबर 2024 को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकरण परीक्षण रेंज से VLSRSM का उड़ान परीक्षण संचालित किया गया, ठीक है। तो उड़ीसा के चांदीपुर स्थित ITR से VLSRSM का उड़ान परीक्षण किया गया। यह उड़ान परीक्षण दोस्तों भूमि आधारित था, यानी कि लैंड बेस्ड और ऊर्ध्वाधर लॉन्चर यानी वर्टिकल लॉन्चर से किया गया। इस मिसाइल के तहत इस मिसाइल ने कम ऊंचाई पर तेज गति से उड़ रहे एक हवाई लक्ष्य का निशाना बनाया। VLSRSM का लगातार दूसरा सफल परीक्षण 13 सितंबर 2024 को, पहला का 12 सितंबर को, दूसरा 13, ठीक। एक उच्च गति वाले हवाई लक्ष्य यानी कि का अवरुद्ध इंटरसेप्शन कर लक्ष्यों को बेअसर करने में इसने अपनी सटीकता और जो एफिशिएंसी का प्रदर्शन किया। VLSRSM का पूर्ण रूप है ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपित की जाने वाली लघु दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल दोस्तों, ठीक है। यह एक पोत से दागी जाने वाली हथियार प्रणाली है जिसका उद्देश्य निकट दूरी पर स्थित विभिन्न हवाई खतरों को बेअसर करना है। अब आते हैं मालपे और मुल्की पे। मालपे और मुल्की क्या है? 9 सितंबर 2024 को ASWC यानी कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर और सैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के चौथे एवं 5वें जो है पोत है, इनका नाम है मालपे चौथे और मुल्की 5वें दोस्तों। इनका कोच्चि में जलावतरण किया गया, ठीक है। और इन सभी पोतों को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित एवं विकसित किया जा रहा है। 30 अप्रैल 2019 को केंद्रीय रक्षा मंत्रालय और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ पनडुब्बी रोधी युद्धक क्षमता वाले उथले जल में संचालन करने में सक्षम 8 पोतों के निर्माण हेतु अनुबंध पर साइन किए गए दोस्तों। इस श्रेणी के पोतों को माहे श्रेणी के पोतों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अंडर वाटर सेंसर भी हैं। साथ ही यह पोत कम तीव्रता के समुद्री संचालनों यानी कि लिमो, लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशन और माइन बिछाने के संचालन में यानी कि माइन लेइंग ऑपरेशन के सक्षम होंगे, जो कि समुद्र में माइंस बिछाई जाती है दोस्तों। तो माहे श्रेणी के ASWSWC पोतों का नाम भारत के रणनीतिक यानी कि स्ट्रेटेजिक महत्व के बंदरगांव के नाम पर रखा गया दोस्तों, ठीक है। और माहे श्रेणी के पोत की अधिकतम जो गति है वह 25 नॉट। वहीं साथ ही यह पोत 80% से ज़्यादा अधिक स्वदेशी सामग्री द्वारा विकसित किए गए दोस्तों, मालपे और मुल्की। यथा 3 पोत और हैं। माहे है, इसमें माहे है, मालवन है और मांगरोल है दोस्तों, जिनका जो जलावतरण 30 नवंबर को किया गया। अब आते हैं अग्नि पे। अग्नि 4 का सफल परीक्षण 6 सितंबर 2024 को उड़ीसा के ITR यानी कि एकीकृत परीक्षण रेंज से अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। सामरिक बल कमान में इसको उसके तत्वाधान में आयोजित हुआ। अग्नि 4 एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी लंबाई 20 मीटर, वजन 17 टन है, 4000 किलोमीटर तक ये मारक क्षमता है और सतह से सतह सरफेस टू सरफेस, ये याद रखना,
ये सारा इंपॉर्टेंट डेटा है। यह मिसाइल ठोस ईंधन प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित है, एडवांस एविएशन एवियोनिक्स और 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणाली से सुसज्जित है ये। वहीं रिंग लेजर गायरो बेस इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम जैसे रिंग्स और माइक्रो नेविगेशन सिस्टम मिंग्स इस मिसाइल के लक्ष्य को सटीकता से भेदने में मदद करते हैं। ठीक है, मिसाइल में री एंट्री हीट सील्ड जो है 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को सहन करने में सक्षम बनाता है। अंदर का तापमान 50 डिग्री से कम रहे ताकि मिसाइल की उड़ान प्रणाली सामान्य रूप से कार्य कर सके। अग्नि श्रृंखला की समस्त मिसाइलें सतह से सतह पर सरफेस से सरफेस पर मार करने वाली मिसाइल है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं समुद्र प्रताप प्रदूषण नियंत्रण पोत। 29 अगस्त 2024 को गोवा में पहले स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण यानी कि पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल का जलावतरण किया। इस पोत का नाम समुद्र प्रताप रखा है। निर्माण किया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और भारतीय तटरक्षक बल। ठीक है, तेल रिसाव की घटनाओं का पता लगाने के लिए इस तरह का जो है पोत बनाया गया है और इसकी क्षमता है 4170 टन दोस्तों। ठीक है, ये सेबेक्स 2 विस्फोट देख लो। इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा एक नए विस्फोटक का विकास किया गया है, इसका नाम रखा है सेबेक्स 2। ठोस विस्फोटक की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली विस्फोट करने में सक्षम है ये सेबेक्स 2। ठीक है, टीएनटी से जो ट्राई नाइट्रोट्राइलून है उससे 2.01 टाइम्स गुना अधिक घातक है। ये भारतीय नौसेना द्वारा प्रमाणित किया गया है सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक यानी नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव में से एक है दोस्तों। ठीक है, ये आईएनएस अरिहंत थोड़ा पुराना हो सकता है, देखना चाहो तो देख लेना। मैं आईएनएस अरिहंत का थोड़ा सा बताऊँ। भारतीय नौसेना में शामिल 29 अगस्त 2024 को विशाखापट्टनम में दूसरी स्वदेश निर्मित परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत श्रेणी पहली होगी। ठीक है, 2016 में आईएनएस अरिहंत को शामिल किया गया था। 6000 टन है, 83 मेगावाट क्षमता का प्रेशराइज